हेलो दोस्तों, मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको हम 17 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 की सीपीसीटी एग्जाम की मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और 23 क्वेश्चन में 5 नंबर का हिंदी का पैराग्राफ, 6 का मैथ्स, 6 का रीजनिंग और 6 का जीएस रहता है। यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ भी शो कराऊंगा जिसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बाद में आपको पेपर नहीं मिलता है, लेकिन आप इसमें से देख के आप देख सकते हो कि पैराग्राफ कैसा आता है और उसके क्वेश्चन लगा सकते हो। मैं आपको ये दोनों पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग के। तो सबसे पहले हम हिंदी के पैराग्राफ पे चलते हैं। 52 से आगे यानी 53 क्वेश्चन पे अपन पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 52 क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ 53 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हिंदी का पैराग्राफ। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उत्तर की नदियां 12 मासी हैं, यानी वे पूरे वर्ष बहती हैं। उन्हें न केवल मानसून की बारिश से बल्कि हिमालय के बर्फ से भी जलपूर्ति की जाती है। दक्षिण की नदियों की जलपूर्ति करने के लिए कोई बर्फ नहीं है। प्रमुख नदियों को दो मानसून दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की बारिश से बनाया और संचित किया जाता है। अधिकांश दक्षिणी नदियां बरसात के मौसम के दौरान और इसके बाद भी भरी होती हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम नजदीक आता है वे संकीर्ण धाराएं बन जाती हैं। गर्मियों में दक्षिण की छोटी नदियों के शुष्क रेतीले तल पर बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे और उसके बाद पैराग्राफ से ही आपको आंसर देना है। आपको अपने दिमाग से आंसर नहीं लगाना है कि हमारे दिमाग में हमने क्या देखा, हमारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है, उस तरीके से आपको आंसर नहीं लगाना है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच बड़ा फर्क क्या है। उत्तर भारत की नदियां साल भर बहती हैं और दक्षिण भारत में वे साल भर नहीं बहती हैं। ये आपने पहली लाइन ही अभी पढ़ के बताया था मैंने, उसमें पहली लाइन में लिखा था। आगे अगला क्वेश्चन, उत्तर की नदियों को पूरे साल भरने में कौन से कारक मदद करते हैं। तो देखो अधिकांश उत्तर की नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये सही बात है, अभी बात की थी। पिछले पिघलने वाली बर्फ से नदियों को पानी की आपूर्ति होती है, ये भी पहली ही लाइनों में लिखा था। दूसरी तीसरी लाइन में मानसून की बारिश पानी की मात्रा को बढ़ाती है। देखो मानसून की बारिश पानी की मात्रा को बढ़ाती है, ये तो स्वाभाविक है कि जब बारिश होगी तो नदियां तेज चलेंगी, पानी ज्यादा होगा, यानी तीनों ही इसके ऑप्शन सही थे। और अपन को ज्यादातर कहां से देखना है, इसमें जो लिखा होगा यहाँ पे देखो जल आपूर्ति किया था दक्षिण बरसात के मौसम के दौरान, इसके बाद भरी होती है ना, ये लिखा है ना बरसात के मौसम, तो मानसून से क्या होता है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार आगे भी देख सकते हो आप, दक्षिण कौन दो कथा हमें बताए, दक्षिणी नदियां गर्मियों में सिकुड़ जाती हैं। तो देखो दक्षिण की नदियों को भरने के लिए कोई बर्फ नहीं है। दक्षिण की नदियां मानसून के दौरान बारिश से भरती हैं और चढ़ाव पर होती हैं। देखो दक्षिण की नहीं उत्तर की होती हैं ये। जैसे ही गर्मियों का मौसम नजदीक आया, नदियां संकीर्ण धारा बना देती हैं और छोटे संकीर्ण धाराओं के रेतीले तल पर बच्चे खेलते हैं। जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ होगा, गर्मी का मौसम नजदीक आता है तो वे संकीर्ण धाराएं बन जाती हैं। गर्मियों में दक्षिण की छोटी नदियों के शुष्क रेतीले तल पर बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसमें एकदम क्लियर लिखे हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 और 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विश्व की सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे के आसपास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सही है। बाढ़ वाली नदी के मैदान आमतौर पर उपजाऊ होते हैं, बिल्कुल। समान देखो जब बाढ़ आती है और पानी को जब छोड़ के जाती है, जब मिट्टी आती है तो उसको बोलते हैं उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है उसके एरिया की मिट्टी की। नदी के जो आसपास जो एरिया होता है वहां पे अगर वो बोलते हैं मिट्टी जो छोड़ के जाती है उससे क्या होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है ना। सामान के परिवहन लोगों के आवागमन के लिए नदियां उपयोगी है। नदियों के नजदीक रहने वाले लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है, कथन सही नहीं है। तो ये वाला ऐसा नहीं है कि आजीविका का साधन नहीं, आजीविका का साधन बहुत सारे होते हैं ना। नदियों के आसपास रहते हैं, जंगल भी रहता है, खेती भी करते हैं लोग, किसानी भी करते हैं, तो उनका आजीविका का साधन है ना। सब्जियां पका रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी अपन अनाज उगा रहे हैं वो सब रहता है। इंजीनियरों ने नदियों को बांध का निर्माण क्यों किया था।
तो इंजीनियरों ने बांध का निर्माण क्यों किया था? देखो इंजीनियरों इसमें लिखा होगा, इसमें अपन पढ़ सकते हैं कुछ ना, उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां, इंजीनियरों से रिलेटेड पूजा पाठ गीत गाए जाते हैं एक समान। देखो यहाँ से इंजीनियर ये लिखा है, देखो इसको पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ें। एक एक सामान गाया जाता है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान को लेने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में कार्य करते हैं। इंजीनियरों ने सिंचाई के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए, पानी को जमा करने के लिए उन पर बांध बनाए। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि बहुउद्देशीय विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए, यानी बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के लिए, अपनी जो परियोजना थी विकास के लिए, अपन को जिस चीज की जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए, जैसे बिजली की जरूरत थी, तो जो विकास के लिए परियोजनाएं बनाई गई है ना, बांध को बना के विकास के लिए परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए, बहुउद्देशीय यानी कई उद्देश्यों के लिए बांध को बनाया गया है। देखो बांध बनाया जाता है तो जब बारिश नहीं होती है तो उससे अपन सिंचाई वगैरह भी कर सकते हैं, है ना, और बांध से अपन बिजली का उत्पादन भी करते हैं। तो कई सारी बहुउद्देश्य यानी बहुत उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए इस परियोजना को लागू किया गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या है जो पैराग्राफ पढ़ा है और उसी में से आपको आंसर छांटने होते हैं। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा समय वक्त की जरूरत रहती है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा स्पीड अच्छी होगी तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकोगे। इस तरीके से हमारे ये पैराग्राफ के क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम यहाँ आगे चलते हैं, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से अपन आगे करेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसके आगे। देखो ये पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर, 3942 डिवाइडेड 64 डिवाइडेड 3। तो देखो 3942 डिवाइडेड, तो जब भाग का चिन्ह हो और उसके बाद जो भी संख्या लिखी होती है उसको गुणा करके पलट दो, यानी बटे में लिख दो। 3/2 है, 2/3 कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, 1/64। अब इसके बाद भाग है तो इसको भी पलट दो, 1/3। अब इनको काट लो, 3 से इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखो 8 से ये कट जाएगा, 8 8 64, लेकिन ये ऊपर कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो 8 से 8 8 64, 8 से इसको काटोगे, 8 एकम 8, ये 5 हो जाएगा, 8 5 13 51, तो 8 छक्के 48, यहाँ लिख रहा हूँ 8 एकम 8, 8 छक्के 48, कितना 51 हुआ, 3 बचा 34, तो 8 चौके 32। अब देखो 34 था और हमने क्या पूरा भाग तो जा नहीं रहा, पॉइंटों में जाएगा, तो क्या लिखाना पड़ेगा, 0.25 फिर लिखना पड़ेगा। 8 चौके 32 बचा 20, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, फिर 8 से फिर काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागन टूटे की बिंदी। अब 4 में तो जाएगा नहीं, या हम पॉइंट लगाओगे 20 पे तो 8 पंजे पॉइंट, 8 पंजे 40, 20.5 के लगभग जाएगा। तो 20.5 पे ऑप्शन कौन सा होगा, 21 होगा। यानी इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट में, है ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया। अगर एक्चुअल वैल्यू देता तो इतनी छोटी थोड़ी देता, देखो इतना छोटा सा इतना सरल क्वेश्चन क्यों देता, है ना। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये कट नहीं रही शायद गलत है, इस तरीके से बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये देता है। तो इस कंडीशन में आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में सुरेश द्वारा अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1414.40 था। सुरेश को 2 वर्ष के अंत में मूलधन और ब्याज के रूप में वापस मिलने वाली कुल राशि कितनी थी। हमें यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट दिया है और हमें बताना क्या है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट बताना है। अमाउंट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट बताना है तो हमें देखो इंटरेस्ट हमें पता है, अमाउंट बताने के लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत है। तो एक तो आपने पढ़ा होगा कि भाई इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1+R/100⁻t, लेकिन हमें यहाँ वो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, है ना। कि ए का मान निकालोगे अमाउंट का मान, तो हमें क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो ब्याज दिया है तो प्रिंसिपल के 2 मान हो जाएंगे। तो हम दूसरे तरीके से करते हैं, एक तो आपको ये पता है, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं इस तरीके, यहां से अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100 क्या होता है t। तो यहां से आप अमाउंट बराबर यहां लिख सकते हो, अमाउंट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस P। तो इंटरेस्ट है जैसे 1414.40 प्लस P बराबर P इंटू 1+R का मान कितना है, 8/100⁻²। यहाँ से आप P का मान इसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो
जैसे इसको काटूंगा मैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, 4 से 25 न 25 हो 27/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1414.40 प्लस P बराबर P इंटू 27/25 का होल स्क्वायर, 2 साल का था। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे और P का मान निकालोगे और P का मान में क्या जोड़ दोगे, 1414 जोड़ दोगे। एक तो ये है, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता, मैं एक और शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा, इसको आप अब यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं उसके बाद अपन को इसको करना है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक तो ये विधि हो गई P वाली, यहाँ से P निकाल दोगे आप, P को इधर ले जाना, 25 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर करोगे 729/625, P घटेगा उसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर आप P यहाँ से आप निकालोगे जब कैलकुलेशन करके, तो P आएगा अपना 8500 आ जाएगा, और जोड़ दोगे उसमें तो आपका आंसर निकलेगा। अब देखो इसको आप करोगे, जैसे यहाँ से 8% क्या होता है, 8% होता है, 8% को जब हम भिन्नात्मक रूप में चेंज करेंगे तो 8/100 यानी 8/100 होगा, तो कहला जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 2/25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो 2 साल का है तो 25 का स्क्वायर, यानी जो प्रिंसिपल था तो हम 625 मान के चलते हैं। 625 अगर प्रिंसिपल था तो 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो इसका 2/25 मिलेगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, यानी पहली साल ब्याज मिलेगा 50। 625 का 2/25, 625 इंटू 2/25 ऐसे निकालोगे, 625 इंटू 2/25, 25 से इसको काटोगे तो 50 रुपए ब्याज मिला, और सेकंड साल भी 50 रुपए ब्याज मिला। लेकिन सेकंड साल में ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी 50 का भी 2/25 होगा, तो 50 का 2/25 यानी 4 हो जाएगा। तो जो हमको CI जो मिला, CI जो ब्याज मिला, तो 50 100 यानी 104 मिला, तो 104 रुपए हमें CI मिला। कितना मिला, CI मिला हमें 104 रुपए, और इस 104 का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 1414.40, यानी 104 का मान हमें कितना दिया, 1414.40, हमें क्या दिया, 1414.40 रुपए दिया, और हमें किसका मान निकालना है, 625 का। ठीक है ना, तो 625 से क्या निकलेगा हमारा, ये निकल आएगा, यानी जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो निकल आएगा, है ना। तो इसको हम देखो, एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1414.40 एक और बटे 104 का भाग दोगे इंटू, देखो एक का मान निकालना है, अभी 625 का मान अपन बाद में निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको हमें क्या करना है, काटना है। जैसे तो इसको काट दें हम, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24। देखो यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ इसको काटोगे, 4 3 12, 1 बचा, 2 बचा, 21, 4 पंजे 20, कितना बचेगा, 1 14, देखो 4 3 12, 2 बचा 21, तो हमने बताया था 4 3 12, 21, 4 पंजे 20, 1 बचा 14, तो 4 3 12, पॉइंट 4 छक्के 24 और 0, 253। अब देखो 4 से हमने नीचे काटा, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 बचा तो 4 छक्के 24। ठीक है, अब 2 से और काट दें हम, देखो यहाँ से अभी हमने पॉइंट लगा के किया, तो 13, 2 से ऊपर काटोगे तो 2 एकन 2, 1 2 सत्ते 14, 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, पॉइंट 2 अट्ठे 16। अब 13 का भाग दे दो आप इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 का मान आप निकालोगे तो 13 एकन 13, 13 एकन 13, कितना बचा, 4 बचा तो 46, 13 3 39, कितना बचा 7, तो 13 छक्के 78, 13.6 आ जाएगा ऐसा। 13 एकन 13 46, 13 3 39, कितना बचा 7, तो 78, तो 13 छक्के 78, यानी 13.6, यानी 1 का मान क्या आ गया, 13.6 आ गया। हमें निकालना किसका है, 625 का है, तो इससे 625 से आप गुणा कर दोगे, तो जब 625 से आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8500। तो ये हमारा जो निकला, ये हमने प्रिंसिपल माना था, तो ये किसकी वैल्यू निकली है,
प्रिंसिपल की, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 8,500 रुपए। और उसने पूछा था इसमें कि वापस मिलने वाली कुल राशि कितनी है, तो 8,500 क्या आया है हमारा प्रिंसिपल आया है, और हमारा जो ब्याज था वो कितना था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर 8,500 प्लस 1414.40 है ना। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9,914.40, कितना हो जाएगा 9,914.40। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका सही है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दी है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी, अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहोगे तो टफ लगेगी, आप अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यहां से इस तरीके से भी करोगे तब भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ये बेटर तरीका है। 8% था, अगर 8% की जगह 20, 30, 40, 50 देता तो और आसानी से आप इसको कर सकते थे। इसको दिया ही इसी वजह से है, केवल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन टफ आती है, 1-2 क्वेश्चन तो आते, 3 क्वेश्चन, कम से कम 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन सरल होगी, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी टफ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। धारा के साथ यात्रा करते समय एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति आवर्स है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते समय यह गति 28 किलोमीटर प्रति आवर है। ठहरे हुए पानी में नाव की बता। देखो, जब धारा के साथ जब कोई व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं धारा उसको बहाती है। जैसे कोई अपन पत्थर डाल देते हैं धारा में, लकड़ी डाल देते हैं, पत्थर तो बहता नहीं है, लकड़ी डालेंगे तो वो लकड़ी उसी गति से बहेगी जो धारा की गति होगी। लेकिन अगर कोई इंसान या नाव तैर रहा है तो उसकी गति बढ़ जाएगी। जैसे शांत जल में अगर वो 20 की स्पीड से जाएगा और धारा की स्पीड 5 है, तो 20 की उसकी खुद की स्पीड 5 धारा की स्पीड, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी धारा के साथ यात्रा करते समय नाव की गति, यानी धारा की दिशा में नाव की गति, यानी जो नाव की गति है, बोट की गति प्लस रिवर की स्पीड कितनी हो गई, 32 किलोमीटर प्रति आवर। अब धारा की विपरीत दिशा में जब कोई व्यक्ति धारा ऐसे इधर से आ रही है और व्यक्ति इधर से जाता है, तो धारा कहीं ना कहीं उसको क्या करेगी, रोकेगी। तो क्या होगा, कितनी, जब नाव की स्पीड व्यक्ति की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड इक्वल टू कितना है, 28 किलोमीटर पर आवर। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में बहता है तो व्यक्ति की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाती है, और जब विपरीत दिशा में आता है तो व्यक्ति की स्पीड में से धारा की स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि अगर धारा की स्पीड ज्यादा होगी तो व्यक्ति आगे की तरफ नहीं तैर पाएगा, बल्कि धारा का वेग ज्यादा है तो उस पीछे लौट जाएगा। जिस प्रकार अपन कभी साइकिल चलाते हैं और जब आगे से हवा चलती है तो अपनी कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि अपन को बहुत ताकत लगती है साइकिल को चलाने में, क्योंकि धारा कहीं ना कहीं आपको आगे से क्या करती है, रोकती है उस समय। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब धारा की दिशा में अपन बह रहे हैं तो आप नदी में कूद जाओगे, एकदम जितनी धारा की दिशा होगी उससे बहते जाओगे, और आप अपनी ताकत लगाओगे और ज्यादा स्पीड से बहोगे, ठीक है। तो धारा की दिशा में क्या होता है, व्यक्ति की स्पीड, नाव की स्पीड और रिवर की स्पीड जुड़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। अब कहा ठहरे हुए पानी में नाव की गति कितनी है, यानी बी का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो आर एस प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो 2 बोट की स्पीड बराबर 32 और 28 कितना हो जाएगा, 60। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी फिर, 60/2 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने 15 चपाती, 4 प्लेट चावल, 6 प्लेट मिश्रित सब्जी और 5 आइसक्रीम कप का ऑर्डर दिया। एक चपाती की कीमत 5 रुपए, चावल की प्लेट 50 रुपए की, मिश्रित सब्जी की 75 रुपए की, आइसक्रीम 20 रुपए का। अरुण ने कैशियर को कितने राशि का भुगतान किया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, केवल और केवल कैलकुलेशन बेस है। देखो, एक चपाती कितने की आ रही थी, 5 रुपए की, तो चपाती की कीमत क्या हो जाएगी, चपाती बराबर 15 चपाती थी, 15, एक चपाती 5 की, तो 15 5 75 रुपए। अब दूसरा क्या बोला, 4 प्लेट चावल, तो चावल कितना था, 4 प्लेट था और चावल की एक प्लेट 50 रुपए की थी, तो कितना होगा, 5 चौक 20 यानी 200 रुपए। आगे कहा 6 प्लेट मिश्रित सब्जी थी,
मिक्स वेज कितना प्लेट था? 6 प्लेट। एक प्लेट कितने की थी? 75 रुपए की। गुणा करो, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 150 450 गुणा कर सकते हो। 6 5 30 की 0, हासिल की 3, 6 7 42, 3 45। अब आगे क्या कहा? 5 आइसक्रीम। आइसक्रीम भी खाएगा भाई, कुछ मत छोड़ो। आइसक्रीम कितनी है? 5 आइसक्रीम थी। कितने रुपए की थी? 20 रुपए वाली। तो 20 रुपए ये, तो टोटल कितना हो गया? 100 रुपए। कहा कि टोटल कितना बजट है, तो जोड़ दो। क्या? देखो 400, 500, 200, 700, 700 और 75, 50, ये 125 और तो कितना हो जाएगा? 700 और 125, 825। कितना हो जाएगा? 825। इसमें तो नॉर्मल है। 5 इकाई का अंक 7 5 12 2, हासिल की 1, 4 2 6 1 7 1 8। कैसे जैसे आपका मन हो वैसे जोड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चतुर्भुज के 3 कोणों के बीच अनुपात 3:5:9 है। चतुर्भुज के चौथे कोण का मान 71 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच क्या अंतर है? देखो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग किसी भी चतुर्भुज के, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, या समचतुर्भुज हो, या आयत हो, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग या बाह्य कोणों का योग सभी का कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सबका 360 डिग्री है। जैसे 4 कोण थे ए बी सी डी, ठीक है, तो इनका अनुपात एबीसी मान लेते हैं 3 है, इसका 5:9 है, तो ये 1:71 है। और हमने कहा सबका मान कितना होता है? 360 होता है। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 360 में से 71 घटा दोगे, क्योंकि चौथा जो डी है उसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 200। देखो 60 गया, 11 और गया तो 289। अब हमने देखा कि इनका योग क्या है? 289 है। अनुपात क्या है? 3:5:9 है। तो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 9x का योग कितना है? 289। तो हमने देखा 5 3 8 9, 17x बराबर 289। तो x बराबर क्या हो जाता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 17 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 17। अब हमने देखा कि a का मान जो 3 था, तो a का मान क्या हो जाएगा? 17 × 3 यानी 51। b का कोण पूछेगा तो 17 × 5 यानी 85। अगर इसका पूछता c का तो 17 × 9 यानी 17 9 153। और डी का 1 तो 71 दिया ही। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में? चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच अनुपात बताओ। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 153। सबसे छोटा 51। तो घटा दोगे क्या होगा? 153 में से 51 गया तो c माइनस ए बराबर 153 माइनस 51 यानी 102। तो आंसर क्या हो जाएगा? 102 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात उसने पूछा अंतर क्या है, तो इन सबको लिखने की जरूरत नहीं थी। ये 51 17 थी, 51 17 9 153। हमें पता है 3 और 9 का अंतर कितना है? 6। तो 17 छक्के 102 सीधा निकाल सकते थे। आपको पूरी कहानी कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। डिटेल के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें स्वर केवल विषम स्थान पर हो। विषम स्थान का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, तो विषम क्या है? पहले, तीसरा, पांचवा स्थान। तो देखो विषम कितने अक्षर हैं इसमें, सम कितने, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने? ई ए आई 3 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो डी टी और एल। अब ए आई, हाँ इसको नहीं, ये तो उसमें है, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखें, क्योंकि विषम में क्या ले रहे हैं अपन? केवल अलग तरीके से स्वर केवल विषम स्थान पर। तो स्वर को क्या ले रहे हैं अपन? विषम स्थान पर, यानी ए से शुरू होगा, फिर ए डी टी एल, तो ए आएगा, फिर क्या आएगा? आई, कोई भी लिख सकते हो, ई, इस तरीके से। अब विषम हो गए। तो देखो अगर विषम उसी स्थान पे रहे,
जिस विषम स्थान पे, तो हम इनको चेंज क्या कर सकते हैं, ए कभी इधर आ सकता है, कभी ए यहां आ सकता है, ई यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, आई यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, इस तरीके से। तो जो तीनों अक्षर हैं ये तीन जगह पे कितनी तरीके से चेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से इनटू। अब ये इसी प्रकार ये जो व्यंजन है ये भी 3 तरीके से इन्हीं जगहों पे चेंज हो सकते हैं, तो ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6 एकन 36, 18 दूनी 36 तरीके से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, विषम स्थान पर और ये सम स्थान पर, ठीक है ना, विषम स्थान पर और ये सम स्थान पर। तो ये विषम विषम पे चेंज होंगे, 3 जगह है, 3 ही अक्षर है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, और ये भी 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 तरीके से। अब ये आपका पोर्शन आया रीजनिंग का। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। यदि सभी शब्दों को एक शब्द को उसके अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे स्थान पर आएगा। ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, इस पैटर्न का हर बार आता है, सबसे सरल क्वेश्चन यही है। इसमें क्या देखना होता है, शब्द को उसके अनुसार, यानी पी वाले पहले आएंगे, पी के बाद आई आई आई, फिर एल एल जी एल। तो देखो जी पहले आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जी आएगा, एल तो बाद में आएगा, पहले जी आएगा, यानी ये फर्स्ट नंबर पे। अब उसके बाद देखो पी आई एल 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 जी। अब देखो इसमें क्या कहा, और पी आई एल, देखो जी आएगा। अब उसके दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जी के बाद एल इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, ठीक है। अब एल के बाद क्या आएगा, इसमें एल है, इसमें जी है, इसमें ई है, तो ये आएगा, ई वाला आएगा दूसरे नंबर पे पहले, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जी आएगा, फिर चौथे नंबर पे एल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया कि भाई तीसरे स्थान पर क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, पी आई एल जी आर आई एम, ठीक है। तो और अगर सीक्वेंस पूछता वो कि सीक्वेंस क्या होगा इसका, तो क्या कहते हैं अपन, तीसरा नंबर पहले, फिर चौथा नंबर, फिर पहला नंबर, सॉरी तीसरा नंबर, चौथा नंबर, फिर दूसरा नंबर और फिर पहला नंबर, ठीक है। पी आई, फिर एक ऐसे देखते हैं, पहले पी सेम है, फिर ए वाले, फिर बी वाले, फिर से, जैसे इस प्रकार ए बी सी डी का सीक्वेंस रहता है उसी तरीके से अपन यहाँ पे यही सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कहा कितने उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले एक स्वर है और तुरंत बाद एक संख्या है। देखो कैसे कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले तो एक स्वर है और तुरंत बाद क्या है, एक संख्या है। देखो हमें पहले देखना है व्यंजन, फिर उसके तुरंत पहले स्वर चाहिए और तुरंत बाद एक संख्या चाहिए। तो पहले व्यंजन देखो, तो देखो एम व्यंजन है, कुछ नहीं है, पहले ई स्वर है, आर पहले क्या है, व्यंजन है, उसके तुरंत पहले एक स्वर है, नहीं है, तो आर नहीं होगा। बी देखो, बी के तुरंत पहले एक स्वर है, नहीं है, तो बी नहीं होगा। अब देखो के देखो, के पहले एक स्वर है, बाद में एक संख्या है, तो एक के हो जाएगा। अब आगे चलो, डी आया, तुरंत पहले एक स्वर है, बाद में एक संख्या है, आई नहीं है। अब एन देखो, एन के तुरंत पहले एक स्वर है, आई है, और तुरंत बाद एक संख्या है, एन हो गया। अब आगे चलो, एफ के तुरंत पहले एक स्वर है, नहीं है, एच के तुरंत पहले एक स्वर है, नहीं है, डब्ल्यू के तुरंत पहले एक स्वर है, नहीं है, तो कितना, के और एन, केवल 2 आंसर आपका सही होगा। तुरंत पहले एक स्वर हो, तुरंत बाद एक संख्या हो। ये भी इस पैटर्न के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। और सीरीज में सीक्वेंस, हाँ तरीका इनका पूछने का अलग होता है लेकिन आता जरूर है, और इसी में से आंसर देना होता है, तो सरल है, केवल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगला देखो, छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, पता लगाएं कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। कौन से को छोड़े, नियम ये है छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। तो देखो इधर बी के बाद एफ, बी सी डी एफ, बी के बाद क्या होगा, बी सी डी एफ, है ना। अब जी एच आई, देखो बी सी डी ई, ई और लिखा, यानी 3 आए बीच में। अब एफ के बाद जी एच आई के बाद जे आएगा, तो जे के बाद के एल एम के बाद एन आएगा, है ना। अगर नंबर्स लिखूं तो देखो नंबर से समझ में आएगा, पहले वाला का 2 पे बी, फिर 6 पे, फिर जे 10 पे, फिर 14, 18 और 22। तो हमने देखा 4 4 का अंतर है।
अब देखो इसमें अक्षरों के एक समान नहीं है, इसमें तो समान है सब पे, चार का अंतर है। अब इसमें देखो दूसरे में डी 4 पे, 7 पे, फिर 10 पे, 13, 16, 19, कितने का 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, सब में 3 का अंतर है। अब इसको देखो एम को 13 पे, 15 पे, 18 पे, फिर 20, फिर 23, फिर 25। आप देख सकते हो 2 15 3 18, 2 20 3 23, 2 25, यानी कहीं 2 का अंतर, कहीं 3 का, कहीं 2 का, कहीं 3 का। तो यही सीक्वेंस जो अंतर है वो बराबर नहीं है इसमें। और अपन लास्ट को भी देख सकते हो 16, 18, 20, 22, 24 और 26, इसमें भी बराबर अंतर है। हो गया? तो कौन सा आंसर? ये 24 आता है यहाँ। तब भी ये अंतर सही नहीं होता, यानी इसमें जो तीसरा वाला है उसमें समान नहीं है, ये समान नहीं है पूछा है, और इन सब में अंतर समान है। कहीं 4 का अंतर है, तो कहीं 3 का है, तो कहीं 2 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखो, इन 3 शब्दों के संबंध में सबसे उचित विवरण वाले विकल्प का चयन करो। निसान, टोयोटो, इसुजू, ये क्या है? ये जापान के शहर है, ये जापान में बंदरगाह है, ये टेलीप्रोग्रामर है, ये जापान की ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनियां। ये क्या है? ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनियां हैं। ये गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, इस तरीके की गाड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। ये तीनों जापान की, निशान, टोयोटो और इसुजू। टोयोटो का, निशान काफी फेमस कंपनियां हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द दिए गए जो किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है। नीचे देखिए 4 विकल्पों से एक दिए गए उस तरीके से संबंधित है। सही विकल्प का पता। तो देखो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इस तरीके से फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। स्पेन इस तरीके से, जैसे स्पेन एक तरफ है, फिर फ्रांस है, फिर उसके बाद जर्मनी है। आप अगर मैप में देखोगे तो इस तरह बीच में आ जाता है। तो ये तीनों क्या लगातार देश है, एक से सीमा जड़ी हुई है इनकी। तो इस तरीके से इसमें कौन सा है? ये वाला है, इराक, कुवैत और ईरान। इराक, कुवैत ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही पास में है। इराक, कुवैत इसके बीच में है। ये कुवैत थोड़ा सा एक साइड में है, इराक यहाँ है, ईरान यहाँ है, तो कुवैत यहाँ पे है। इस तरीके से है। ठीक है, तो ये भी आपस में जुड़े हुए हैं तीनों, और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, या इनको मिडिल नाम से भी दिया जाता है कि आपस में बीच में मिले हुए हैं। ये एक दूसरे के में घुसे हुए हैं, यानी इनकी बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को टच भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप का ज्ञान होगा तब बता पाओगे, नहीं तो बच्चों के लिए ये सीपीसीटी की अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए तो थोड़ा सा टफ ही माना जाता है, क्योंकि इस लेवल का अपन नहीं पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस प्रकार से एक जैसे जबकि एक इनमें से भिन्न है, उस भिन्न की पहचान कीजिए। राजा, रानी, विशप। विशप को वजीर भी बोलते हैं, विशप को क्या बोलते हैं? वजीर और मंत्री। तो ये सभी, ये जो तीनों हैं वो चेस में यूज होते हैं, और ये मंत्री चेस में यूज नहीं होता है। विशप को वजीर भी बोलते हैं, विशप को ऊंट भी बोलते हैं। इनमें क्या है रहता है कि जैसे इनके एक नाम, जैसे अपने एरिया में जैसे अपन कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ही चीज के 2-2 3-3 नाम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, किंग, राजा को राजा ही बोलते हैं, क्वीन को रानी या वजीर भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा आएगा रानी या वजीर, क्वीन को। ठीक है, एक होता है रूक। रूक किसको बोलते हैं? रूक बोलते हैं किसको? हाथी को रूक भी बोलते हैं, हाथी जैसे आप बोलते हैं उसको रूक भी बोलते हैं। ऊंट को बिशप बोलते हैं, किसको? BISHOP, इसको क्या बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं। और नाइट, KNIGST, इसको घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा, KNIGST। और PAWN, पौन को क्या बोलते हैं? प्यादा बोलते हैं, प्यादा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अपन को नहीं पता होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। क्वीन रानी या वजीर भी बोलते हैं, कहीं कहीं वजीर भी बोलते हैं। रुक को हाथी बोलते हैं, बिशप को ऊंट बोलते हैं, नाइट को घोड़ा बोलते हैं, KNIGST, पौन को प्यादा बोलते हैं। तो ये सभी शब्द काय के हैं? चेस के हैं, और ये मंत्री चेस का वर्ड नहीं है। इस तरीके से इसमें इसको अलग किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो रीजनिंग पोर्शन है वो पूरा होता है। इसके बाद आपका जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, यानी GA वाला। तो यहां से आगे देखेंगे आप क्या लिखा है। ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे संबंधित है? WTO से। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किस नदी को किया गया है? गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष संवहन ऊतक नहीं होते हैं? कौन से होते हैं? मार्चेंटिया। पानी और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष संवहन ऊतक नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते? मार्चेंटिया। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? तृतीयक क्षेत्र। आगे, निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि को दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था? मोहम्मद इकबाल को। किसको किया गया था? मोहम्मद इकबाल को। ये जीके के क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, नॉर्मल आते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी आते हैं, ठीक है। विशेषकर आप ध्यान मैथ रीजनिंग में और उसमें दोगे। जीके का क्वेश्चन जो नॉर्मल है उसको आप पढ़ के जाइएगा, तो कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अपन को पास होने के लिए नंबर चाहिए। जरूरी नहीं है कि 61 आए, 62 आए या 75 में से 75 आए। 38 से आप इसमें पास हो जाते हो, ठीक है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या उत्पन्न होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। आगे आपको दिया गया है, देखो ये जो इंग्लिश का जो टाइपिंग आता है आपके सामने वो दिया गया है, तो मैं आपको एक बार शो करा देता हूं कि इंग्लिश का टाइपिंग का जो मैटर आता है वो क्या आता है। ये जो आपका सामने मैटर दिख रहा है, ये वाला जो मैटर, इसके लिए आपको 15 मिनट दी जाती है, और 15 मिनट में जितना आपसे टाइप हो जाए उतना कर सकते हो। वैसे 15 मिनट में पूरा हो जाता है, बल्कि 15 मिनट आपको लगते भी नहीं है, उससे पहले ही आप इसको पूरे अच्छी तरीके से टाइप कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो स्पीड वगैरह 30 की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में, और 20 की स्पीड मिनिमम स्पीड, कम से कम 30 की इंग्लिश की, और हिंदी की स्पीड आपको मिनिमम कम से कम 20 की स्पीड चाहिए, जब आपको पास माना जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। कोई इश्यू हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो, तो उसको भी कमेंट में जरूर डालें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को जो बार बार फेल हो रहे हैं उनसे जरूर कहिएगा कि सर की वीडियो देखो, आप जरूर 100% पास हो जाओगे अगर पूरी वीडियो देख के जाओगे तो, ठीक है। हमारे पास इससे रिलेटेड कंप्यूटर की भी जीके उसका भी एनालिसिस डला हुआ है, सर समझाते हैं उसमें पूरा, और आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसकी भी वीडियो जरूर देखें एग्जाम देने से पहले, और पहले से ही तैयारी रखें। ये नहीं सोचें कि अपन एग्जाम होगा जब ही हम इन वीडियो को देखेंगे। क्या होता है, जब एग्जाम होता है तब ध्यान नहीं रहता, वीडियो देख नहीं पाते, जब एग्जाम दे के आते हो तो पता चलता है फेल हो गए, तो फिर वो चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।